हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल इजी इकोनॉमिक्स में। आज का जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। To describe the demographic profile during the British rule, here we focuses on the following parameters. Which are those? We focus on 4 parameters. First of all, the birth rate and the death rate. ये कैसा था? High birth rate near about 48 per thousand and death rate near about 40 per thousand suggest a state of massive poverty in the country. उस टाइम पे इन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया में जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट था दोनों ही बहुत ज़्यादा थे। ये था तकरीबन 48 पर थाउजेंड में था बर्थ रेट एंड 40 पर थाउजेंड था डेथ रेट। जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज़्यादा होते हैं, ये इंडिकेट करते हैं इस टाइप की इकोनॉमी जो कि पोअर है, बहुत ज़्यादा पोवर्टी, मैसिव पोवर्टी रहते हैं जब कंट्री में, तभी उस कंट्री का डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा है। तो फर्स्ट पॉइंट ये है बर्थ रेट एंड डेथ रेट, और ये दोनों ही ज़्यादा था। ये एक बर्थ रेट था 48 पर थाउजेंड एंड डेथ रेट था 40 पर थाउजेंड। देन कम टू सेकेंड पॉइंट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। व्हाट इज़ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट? ये हमने हमारी 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी सीख ली। व्हाट इज़ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट? सो ये रेट कितना था? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वाज 218 पर थाउजेंड विच वॉज वेरी हाई। ये भी क्या इम्प्लाई करते हैं? विच इम्प्लाइज ए साइन ऑफ पोअर हेल्थ केयर। इससे भी समझ में आते हैं क्या हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बहुत ही पोअर था। इस वजह से जो बच्चे थे ना, 1 साल पूरा होने से पहले बहुत ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाता था। पर थाउजेंड लाइव बर्थ, जितने 1000 बच्चे जन्म लेते हैं ना, उसमें से 218 बच्चा 1 साल पूरा होने से पहले उनकी मौत हो जाते थे। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट वाज आल्सो वेरी हाई। एक तो हमने देखा बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही बहुत ज़्यादा था, और दूसरा हम देख रहे हैं कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी बहुत ज़्यादा था। बर्थ रेट डेथ रेट दोनों ज़्यादा होने की वजह से हमको समझ में आता है ये इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा पोवर्टी थे, और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज़्यादा होने से हमको समझ में आ रहे हैं कि ये जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी बहुत पुअर था। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। Life expectancy was as low as 32 years, which reflected lack of healthcare facilities, lack of awareness, as well as lack of means to avail them. ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था ये भी बहुत कम था, ऑन एवरेज ओनली 32 था, जो अभी का 68 हो गया है। प्रेजेंटली ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 68, उस टाइम पे ये था ओनली 32। तो इसमें भी समझ में आते हैं हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर था। नॉट ओनली पुअर, इसका ऊपर जो अवेयरनेस था वो भी बहुत कम था। देन लिटरेसी रेट वाज नियरली 16% and female literacy rate was only 7%. This reflects social backwardness as well as gender bias in the सोसाइटी। ये जो लिटरेसी रेट था ओनली 16%, इसमें जो वुमेन थे ना, लड़कियाँ थे, उन या फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो था ओनली 7%। इसमें दो चीज़ समझ में आते, जैसे हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत पोअर था, बैकवर्ड था, सोशल बैकवर्डनेस था, वैसे जेंडर बायसनेस भी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा था। तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल डिस्कस करने के लिए हमारे लिए ये 4 पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जो कि दोनों ही बहुत ज़्यादा था। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ये भी बहुत हाई था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये बहुत कम था, एंड लिटरेसी रेट ये भी बहुत कम था। तो पहले का जो 2 पॉइंट है ये ज़्यादा थे, नेक्स्ट जो 2 पॉइंट है ये कम था। इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में कुछ और चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है जो हमको देना है इस सवाल के साथ। Some notable points relating to demographic transaction in India are before 1921, इस 1921 को बोलते थे ग्रेट डिविडेंड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। 1921 को ग्रेट डिवाइडेड ईयर इसलिए माना जाता
क्योंकि इससे पहले का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था 1921 का प्रायर जो पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया वाज नेवर कंसिस्टेंट. Size of population kept fluctuating, increasing in one census and decreasing in the अदर सेंसस. किसी एक सेंसस में देखा जाता है पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, किसी दूसरे सेंसस में देखा जा रहा था पॉपुलेशन बहुत कम हो गया था. ये जो पॉपुलेशन था ये एक फ्लक्चुएटिंग कैरेक्टर का था 1921 की पहले. 1921 population growth in India was increasing in one census and decreasing in the other. From the year 1921 onwards, total population in India showed a consistent rise. आफ्टर 1921 के बाद क्या हुआ, देखा जा रहा था कि जो पॉपुलेशन है इंडिया का ये हर साल मतलब हर एक सेंसस में ज़्यादा हो रहा था. कंसिस्टेंटली इट वाज राइजिंग टिल 1951. द राइज इन इंडियाज पॉपुलेशन वाज नेवर अलार्मिंग. 1951 से पहले जो इंडिया का पॉपुलेशन था उतना अलार्मिंग नहीं था. ज़्यादा हो रहा था लेकिन इतना अलार्मिंग नहीं था. इट वॉज ओनली फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स द राइज इन पॉपुलेशन बिकम एक्सप्लोसिव इन नेचर. 1951 से और उसके आगे से इंडिया का जो पॉपुलेशन है ये बहुत ज़्यादा होने लगा. इसकी वजह ये भी है हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, डेथ रेट कम हुआ. बर्थ रेट तब भी एक ही जैसा था, ज़्यादा था, लेकिन डेथ रेट कम होने की वजह से आफ्टर 1951 पॉपुलेशन एक्सप्लोशन होने लगा. सो ये सारे पॉइंट हमको डेमोग्राफिक प्रोफाइल के आंसर में देना है. नेक्स्ट जो टॉपिक है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. जो हमारा टोटल पॉपुलेशन है इसमें से कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, कितने परसेंटेज सेकेंडरी और कितने परसेंटेज टर्शियरी सेक्टर में काम करते हैं, इसको ही बोलते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी. किसी एक इकोनॉमी का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा उसका जो टोटल पॉपुलेशन है उसका कितना परसेंटेज कौन सी सेक्टर में ज़्यादा काम कर रहे हैं. ऑक्यूपेशनल structure of Indian economy at the time of independence can be explained through the pie chart based on 1951 डाटा. 1951 की जो डेटा अवेलेबल है उसके ऊपर एक पाई चार्ट ड्रॉ करके हम हमारा ये ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो ये रहा हमारा पाई चार्ट. फ्रॉम द एबव पाई चार्ट वी कैन नोटिस द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन. उससे ये सारे ऑब्जर्वेशन हम नोटिस कर पाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल agriculture, the principal source of occupation. On the eve of independence, about 72.7% of working population was engaged in agriculture. These reflect the backwardness of the Indian economy at the period. Maximum जो population थे उसका more than 50%, 72.7%, that means more than half population जो था वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे. उनका जो लाइवलीहुड था वो था एग्रीकल्चर. सेकेंड पॉइंट है इंडस्ट्री एंड इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस barely 9.0% of the working population in India was engaged in manufacturing industry, mining, etc. Only 9% population जो था वो इंडस्ट्री सेक्टर में काम करते थे. Unbalanced growth. Growth is said to be balanced when all sectors of the economy are equally developed. However, in case of India, secondary and tertiary sectors are in their infant stage of growth. अनबैलेंस्ड ग्रोथ. बैलेंस ग्रोथ मतलब तीनों सेक्टर एक जैसा ग्रो करेंगे, तीनों सेक्टर में लोग एक जैसे लोग काम करेंगे और तीनों सेक्टर में एक ही प्रोपोर्शन के लोग काम करते. अनबैलेंस मतलब किसी एक सेक्टर में ज़्यादा लोग, किसी सेक्टर में कम लोग. ग्रोथ इज सेड टू बी बैलेंस्ड. तभी बैलेंस बताया जाएगा जब व्हेन ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी आर इक्वली डेवलप्ड. एक ही साथ सारे सेक्टर डेवलप्ड होगा. लेकिन इंडिया की केस में क्या देखा जा रहा है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में डेवलपमेंट कुछ था ही नहीं उस टाइम पे. ग्रोथ एकदम इन्फेंट स्टेज पे था. हैंस द कंक्लूजन दैट इंडियन इकोनॉमी at the time of independence was lopsided and therefore backward.
ये लोप साइडेड था, एक साइड पे डेवलपमेंट हो रहा था, सारे सेक्टर में एक से तरह डेवलपमेंट नहीं हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे, सो इकोनॉमी बैकवर्ड था। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है था वहाँ पे हमने देख ली थी, पहले की टॉपिक में हमने ऑलरेडी देखा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत पुअर था इंडिया का उस टाइम पे। द स्टेट ऑफ इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैन बी डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट, railways were developed to transport finished goods from Britain to the इंटीरियर्स ऑफ द कॉलोनियल इंडिया। रेलवे को तो डेवलप किया गया था, लेकिन उसका जो मोटिव था वो मोटिव इंडिया की डेवलपमेंट के लिए नहीं था। उनका जो मोटिव था ब्रिटिश का जो फिनिश प्रोडक्ट है वो इंडिया की जो इंटीरियर पार्ट है वहाँ पे लेके जाने के लिए, वहाँ का जो मार्केट है वहाँ पे सेल करने के लिए इंडिया में रेलवे डेवलप किया गया था। पोर्ट्स आर डेवलप टू handle exports of raw materials to Britain and import to finished goods from Britain। पोर्ट्स भी डेवलप किया गया था। पोर्ट्स जो डेवलप किया गया था उसका मकसद था एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ब्रिटेन में हमारे देश से तो प्राइमरी प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल ब्रिटेन में एक्सपोर्ट हो रहा था, आसानी से ब्रिटेन में हम रॉ मटेरियल्स और प्राइमरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाए, मतलब इंडिया से एक्सपोर्ट हो सके और उधर से जो फिनिश प्रोडक्ट है वो आसानी से हमारी कंट्री में आ सके, इंडिया में इंपोर्ट हो सके। इसलिए उस टाइम पे किया गया था, पोर्ट को भी डेवलप किया गया था। पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स आर डेवलप टू एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव इफ़िशियंसी। ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसको और ज़्यादा इफ़िशिएंट बनाने के लिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ को भी, दैट मीन्स ये जो पोस्ट ऑफिस है उसको भी डेवलप किया गया था। रोड्स आर डेवलप टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स। रोड को भी डेवलप किया गया ताकि रॉ मटेरियल्स इंडिया की डिफरेंट पार्ट्स से पोर्ट्स तक लाया जा सके आसानी से। सो रेलवे को भी डेवलप किया गया था अपनी फ़ायदे के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इंडिया से इंपोर्ट कर सके, प्राइमरी और रॉ मटेरियल्स, और बाहर की जो फिनिश प्रोडक्ट है वो जल्दी सारी कंट्री में स्प्रेड कर पाए। सारे कंट्री का जो इंटीरियर मार्केट है वहाँ पे वो लोग ले जाके सेल कर सकते। पोर्ट को भी डेवलप किया गया, वही उनका एक ही लक्ष्य था, अपना एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स को इजी करना और इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड को इजी करना। इन लोगों ने रोड को भी डेवलप किया, इसका भी एक ही मकसद था। रोड को डेवलप किया गया ताकि जहाँ से भी जितने रॉ मटेरियल है जल्दी पोर्ट तक लेके जा सके। अपना एडमिनिस्ट्रेटिव इफ़िशियंसी लाने के लिए इन लोगों ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ को भी डेवलप किया था। ब्रीफली, सम मॉडेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज इज़ नॉट डिनाइड। थोड़ा सा तो डेवलपमेंट हुआ, ये हम बोल सकते, उसका उद्देश्य जो भी हो, दो मोस्टली इट वॉज डन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटिश इकोनॉमी। आज का जो लास्ट टॉपिक है, व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रोल इन इंडिया। इंडिया में ब्रिटिश रोल का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट है। सब पॉजिटिव इम्पैक्ट of the British role in India are as under. First of all, change in commercial outlook of the farmers. इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने फोर्स किया, हमारे जो कल्टीवेटर है इनको फोर्स किया ये अपने प्रोडक्ट मार्केट में लेके जाए। इससे कल्टीवेटर लोगों को, इन लोगों ने तो पहले एक्सपोज किया, हमारा जो कल्टीवेशन सिस्टम था एग्रीकल्चर था वो था सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो ब्रिटिश ने पहले इनको एक्सपोज किया सब्सिस्टेंस फार्मिंग से मार्केट पे। लेकिन उसमें क्या होता था, मार्केट में कुछ अनसर्टेनिटी रहते थे। इसका जो रिस्क तो था ही हमारे कल्टीवेटर्स को, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा भी हुआ। लोगों ने सब्सिस्टेंस फार्मिंग से उनको समझ में आया कि उन्होंने सब्सिस्टेंस फार्मिंग
के साथ साथ थोड़ा ज़्यादा प्रोडक्शन के ऊपर भी इन लोगों ने गौर किया, ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो तो मार्केट पे सेल करके वो एक इनकम अर्न कर सकते। तो कमर्शियल आउटलुक, चेंज इन कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स, ये भी ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। देन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, spread of railway and roadway open up new opportunities of economic and social growth। जो रेलवे का स्प्रेड हुआ, नया नया रास्ता बना, रेलवे स्प्रेड हुआ, रोडवे, इससे क्या हुआ, नए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुआ था। कंट्रोल ऑफ फेमिन, rapid means of transport facilities, rapid movement of food grains to the famine affected areas, accordingly famine हुआ कंट्रोल। फेमिन कैसे कंट्रोल किया, ये रेलवे स्प्रेड होने की वजह से जहाँ पे भी फेमाइन होता था वो बहुत फास्ट वहाँ पे फूड डिलीवरी कर पाते थे गवर्नमेंट। सो इस तरीके से फेमिन को भी थोड़ा सा कंट्रोल किया था इन लोगों ने। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, इससे पहले हमने देखा था हमारे देश में बार्टर सिस्टम था, ब्रिटिश आने की वजह से मॉनेटरी सिस्टम आया। देयर वाज ए ट्रांजिशन फ्रॉम बार्टर सिस्टम of exchange to monetary system of exchange due to British colonial administration. Fifth point, efficient system of administration. The British government in India left a legacy of an efficient system of administration. This served as a ready reference for our politicians and planners. इन लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो बहुत ही इफ़िशियंट था, और जैसे अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को उन्होंने खड़ा किया था, इससे क्या हुआ था, हमारे जो पॉलिटिशियन है, प्लानर्स है, जैसे देश को फ्रीडम मिला, इंडिपेंडेंट हुआ, तब इनके पास एक रेफरेंस रह गया था कैसे एक इफ़िशियंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू किया जा सकता है एक कंट्री में। सो ये था पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। थैंक यू।